हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल के आज के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे, तो आने वाले शिफ्टों में किस टाइप के और किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज के सभी शिफ्टों पर आधारित और कल के सभी शिफ्टों पर आधारित पूरे पेपर का हल देखेंगे। तो आप जानते हैं कि एसएससी एक दिन पेपर कुछ नया बनाता है और उसके अगले दिन का पेपर का पैटर्न बदल देता है। तो कल का पैटर्न कुछ अलग था और आज का पैटर्न कुछ अलग था। कल जीएस ने परेशान किया तो आज मैथ ने सभी स्टूडेंट को परेशान किया, लेकिन आज रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के सवाल बहुत ही अच्छे थे, करने लायक थे। थोड़े से इजी क्वेश्चन मिले थे और मैथ की भी सवाल करने लायक थे, लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिंग था। तो इसलिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है वो मैथ में थोड़े से प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे, थोड़ा सा अपना कैलकुलेटिंग स्पीड को बढ़ा लेंगे, क्योंकि सवाल वही से बन रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आपका पेपर केवल 60 मिनट का ही हो रहा है और इन 60 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन को हल करना है। तो जिस तरह से आज मैथ के सवाल पूछे गए थे, एक भी क्वेश्चन तो सबसे पहले बाहर के नहीं आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जितने भी आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग सवाल बन रहे हैं। बस आप कितना तैयारी करके जाएंगे पेपर में वो आप पे डिपेंड करने वाला है। तो इस पेपर को आप जरूर हल करेंगे, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और सवालों के आइडिया भी मिलेंगे कि सवाल का लेवल किस तरह से हमारे शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर बाकी है, इस पेपर को एक बार जरूर हल करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। तो साथियों, अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस तारीख को होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर 30 नवंबर तक होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है किस किस तारीख को होने वाला है, क्योंकि एसएससी ने केवल 12 नवंबर से पेपर बोल दिया था कि आपका पेपर इन्हीं दिन से स्टार्ट होगा। कब होगा ये केवल आपको मालूम है, क्योंकि आपने अपना एग्जाम डेट चेक किया होगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला में 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया था? प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला 2025 में वास्तुकला के लिए किसे प्रदान किया गया था? याद रखेंगे, लियू जियाकुन को दिया गया था। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2024 की बात करेगा तो रिकेन यामामोटो को दिया गया था। याद रखेंगे भाई, एसएससी 2024 का पूछ सकता है कि 2024 में प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला में किसे दिया गया था, तो रिकेन यामामोटो को दिया गया था। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक कौन होगा या होगी? बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल भी होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक के लेखक थे? तो कौन तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक के लेखक थे? तो याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.32 मीटर होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है? झेलम नदी किस उद्गम स्थल से निकलती है? तो याद रखिएगा, वेरीनाग झरना से निकलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। बताइए, दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करिए। तो प्लूटो है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है? तो किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है? तो रविशंकर का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9।
गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है? तो भाद्रपद महीने मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है? भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा नृत्य युग्म जो कि है कि केरल से संबंधित है? तो एक कथकली जो कि केरल से संबंधित है और एक मोहिनीअट्टम ये भी केरल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी का है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होते हैं? तो मांस होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना होता है? 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना होता है? तो सर जी याद रखिएगा 618 होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो सतलुज नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? बताइए, सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? तो नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? बताइए, किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। अमर सिम्हा किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों दिग्गजों में से एक था? बताइए, अमर सिम्हा किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था अमर सिम्हा। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिए गुलबर्ग थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। जंगतालम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, जंगतालम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो निर्वाह फसल माना जाता है उड़ीसा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? अभिकेंद्री बल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो कल जिस तरह से साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज के लगभग 2 से 3 सवाल का एवरेज था हर शिफ्ट में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो 1886 में हुआ था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का आयोजन किस वर्ष में किया गया था?
गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1931 में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? तो विमान नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? बताइए, किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, माइक टेसन ने लिखा है। डी ऑप्शन माइक टेसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। शास्त्रीय उड़ीसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? शास्त्रीय उड़ीसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? तो मंगलाचरण किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? बताइए, 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। बताइए, तो सरोज खान को दिया गया था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में अस्थायी स्थल बन गया? गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में अस्थायी स्थल बन गया? तो याद रखेंगे 1955 में बन गया। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यानी किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी भाई। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन थे? कल भाई हमने आपको बताया था कि 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 कहां पर हुआ था। तो आज मतलब कि कल कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म था? बताइए, आपको मालूम है कि 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? बताइए, बता सकते समिलिया पेरेज, याद रखिएगा। तो उसके सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन थे? तो याद रखिए एंड्रियन ब्रॉडी थे। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आईफा बताइए कहां हुआ था? आईफा 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? कमेंट करके बताइए। तो 2 दिन से हम सवाल करवा रहे हैं करंट का। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो आवर पावर आवर प्लेनेट था। आवर पावर आवर प्लेनेट था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक बताइए। तो 130 नंबर का भारत है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्त मेरे आज जैसे इंग्लिश के सवाल पूछे गए थे, कल इंग्लिश के सवाल जैसे पूछे गए थे। कल तो भाई जो 2-4 नए शब्द ऐड हुआ था, लेकिन आज के जो चारों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे वो इंग्लिश के बिल्कुल भाई पढ़ा हुआ आया था। एक भी क्वेश्चन नया नहीं देखने को मिला था। ओके, बताइए तो इंट्रैक्टेबल का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। तो बताइए इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? जिद्दी होता है, जो बहुत ही जिद्दी होता है। अनुशासित न होने वाला, जैसे डिफिएंट। डिफिएंट का मतलब क्या होता है? न मानने वाला या विरोधी। तो भाई इंट्रैक्टेबल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो डेफिएंट हो जाएगा। जैसे प्रॉपर मतलब सही होता है। प्रॉपर मतलब क्या होता है? सही, उचित में होता है। वर्साटाइल का मतलब क्या होता है? वर्साटाइल का जानते हैं? बहुमुखी, लचीला होता है।
बहुमुखी लचीला होता है। और कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? सहमत होता है। और आप बोल सकते हैं आज्ञाकारी भी बोल सकते हैं। तो इंट्रैक्टेबल का जो सिनोनिम्स होगा वो डेफिएंट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, इसका मतलब कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास। हम भाई कुछ हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द आप कैसे डिनोट करेंगे बताइए। जैसे रिकेंट, रिकेंट का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? अपने कथन को वापस लेना। जो आप बोल दे उसको वापस लेना, उसको क्या बोलते हैं? रिकेंट बोलते हैं। और परसेवरेंस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? लगातार प्रयास। तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कोमल होता है, कोमल बोल सकते हैं या सज्जन बोल सकते हैं। और दोस्त मेरे जो पर स्पीसियस मतलब पर स्पीसियस का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी। क्या होता है? दूरदर्शी जिसे हम बोलते हैं। ओके दोस्त मेरे, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर ऑलवेज टू हेल्प पीपुल, यानी मेरी माँ हमेशा लोगों की मदद करने के लिए रहती है। यानी दोस्त माई मदर ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू द हेल्प। याद रखिएगा, जिसे टर्न अ डीफ ईयर मतलब दोस्त मेरे की अनुशासन करना, अनुशासन करना ये नहीं होगा। टेक्स अ रेन चेक यानी बाद के लिए टालना, ये भी नहीं होगा। तो गोज द एक्स्ट्रा माइल ये एक प्रसिद्ध मुहावरा है भाई। अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर प्रयास करना है या किसी को मदद करने में अतिरिक्त मेहनत करना है, तो क्या हो जाएगा? गोज द एक्स्ट्रा माइल हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, बताइए। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर, ये तो भाई तापमान मापने वाला यंत्र है, ये होगा नहीं। एमीटर, एमीटर को बोलते हैं क्या भाई? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कैलकुलेटर भाई गणना जिसे आप करते हैं। कंपास जिसे आप दिशा यंत्र, दिशा यंत्र जिसे हम दिशा को देखते हैं, कंपास। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ इवान सेंट। इवान सेंट का मतलब क्या होता है भाई? क्षणिक। क्या होता है? बिल्कुल क्षणिक। क्षणिक होता है, अस्थाई होता है, या दोस्त मेरे आप शीघ्र बोल सकते हैं, शीघ्र। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है? आदर्श होता है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? आदर्श होता है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल होता है भाई। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों मेरे? क्षणिक, शीघ्र, अस्थाई। तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी आपको आइडेंटिफाई द सेंटेंस करना है विथ एन एरर, किसके रिस्पेक्ट में? किस टेंस के रिस्पेक्ट में? प्रेजेंट टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे सी सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग, भाई यह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत प्रयोग सही है। सी इज सिंगिंग होना चाहिए भाई। तो यही क्या है? प्रेजेंट टेंस, यही आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। रोमांटिक सिंग है यानी क्या होना है? सी इज सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग होना चाहिए। ओके, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का गलत प्रयोग है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी सिंग्स रोमांटिक सॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। सी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग, सी हैज संग रोमांटिक सॉन्ग्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई 2 से 3 सवाल इस तरह का पूछा जा रहा है। कोई सेंटेंस दे रहा है और उसमें पूछ दे रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बताइए। जैसे इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जैसे एक लाइंग मतलब झूठ बोलना होता है।
लाइंग मतलब क्या होता है, झूठ बोलना होता है। टेबुलर मतलब क्या होता है, जो सारणी होता है, जो हम सारणी बनाते हैं, है ना, ये भी स्पेलिंग ठीक है। रिटेन जिसे हम लिखित बोलते हैं, इसका भी, ये भी आपका राइट स्पेलिंग है। कैलेंडर भाई, कैलेंडर का राइट स्पेलिंग क्या होता है, CALENDAR होता है भाई। यहाँ आप देखिए ई दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इंडीड जैक इज वन ऑफ द क्लेवर मैन आई हैव एवर मेट। यानी आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, यानी क्लेवर को आपको इंप्रूव करना है। जैसे बताइए, इंडीड जैक इज वन ऑफ द क्लेवर मैन आई हैव एवर मेट, यानी सचमुच जैक उन चतुर व्यक्तियों में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूं। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट होना चाहिए भाई, वन ऑफ द क्लेवरेस्ट। हम जिससे बोलते हैं ना कि वन ऑफ द क्लेवरेस्ट, यानी क्लेवर की जगह क्या होना चाहिए, क्लेवरेस्ट होना चाहिए, यानी द क्लेवरेस्ट। बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें इंप्रूव क्या करना था, क्लेवर की जगह क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिक्लूज, रिक्लूज का मतलब क्या होता है भाई, अलग थलग होना। क्या हो जाएगा, अलग थलग होना, ठीक है। क्लोजनेस मतलब निकटता होता है, क्लोजनेस का मतलब क्या होता है भाई, निकटता होता है। और सॉलिटरी का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, अलग थलग रहने वाला। सॉलिटरी का ही मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, अलग थलग रहने वाला। जैसे सोशिएबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है। और कैंडिड मतलब स्पष्टवादी जिसे हम बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन, सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि समानार्थी शब्द बताना होता है। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज बीन नो डैश टेकन इट। मतलब यह पूछा जा रहा है कि अभी तक कोई क्यों नहीं लिया गया, यानी भाई अभी तक क्यों एक्शन लिया गया, या डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किया गया, या सिंप्लीफिकेशन या एट्रीब्यूशन। यानी भाई इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज नो एक्शन टेकन ए टाइम, यानी यह पूछा जा रहा है कि अभी तक कोई क्यों नहीं एक्शन लिया गया। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, श्रेय देना होता है, श्रेय देना होता है। ध्यान रखिएगा, इस सवाल का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। तो अब देखिए दोस्त मेरे, रीजनिंग के सवाल, जो भाई हम आपको रीजनिंग के सवाल करा दे रहे हैं ना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। और जितने भी हमने SSC CHSL 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, सभी भाई पेपर को आप हल करके जाइए। रीजनिंग और मैथ, GS, इंग्लिश में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए ये सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में बाइक, कार, स्कूटर को SS, RRP लिखा जाता है, और कार, साइकिल, ट्रक को PP, TTL लिखा जाता है। तो साइकिल, बाइक, ट्रेन को RRZZT लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में स्कूटर को कैसे लिखा जाएगा, तो हमसे देखिए भाई 3 दिया है और पूछा केवल एक स्कूटर का। तो सबसे पहले हम कॉमन चेक करेंगे, इस बार कॉमन हम चेक करेंगे। सबसे पहले स्कूटर देखिए किसमें है, बाइक, कार, स्कूटर, स्कूटर इसमें भी है। कार, साइकिल, ट्रक इसमें नहीं है भाई, कार, साइकिल, ट्रक। लेकिन देखिए साइकिल, बाइक, ट्रेन इसमें भी नहीं है। इसका मतलब दोस्त मेरे, आप ध्यान दे रहे होंगे, जो हमसे स्कूटर पूछा है ना, यह COOTER दिया स्कूटर। तो स्कूटर तो भाई केवल एक ही में है, केवल बाइक, कार, स्कूटर में। इसका मतलब जो हमारा कोड मिलेगा या तो SS होगा, या तो RR होगा, या तो PP हो जाएगा। इसमें हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि कॉमन तो मिला नहीं भाई, स्कूटर केवल एक ही में है। तो हम चलिए क्या करते हैं भाई, एलिमिनेट करते हैं, जितने भी कोड हुआ है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे देखिए PP यहाँ है, PP यहाँ है, तो क्या हो जाएगा भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। और देखिए RR यहाँ पर, RR यहाँ पे है, RR यहाँ पर है। तो अब देखिए बाइक, कार, स्कूटर में केवल एक कोड बचा है, यह COOTER। तो स्कूटर का कोड क्या कितना हो जाएगा, केवल SS हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा SS। तो C ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके दोस्त मेरे, हमने आपको बताया है चाहे 4 दे चाहे 5 दे, यदि भाई सबसे पहले तो कॉमन चेक करना है। यदि कॉमन मिल गया तो समझिए आपका कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा, लेकिन 3 से अधिक देगा तो कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन जल्दी नहीं देगा वो भाई। तो आपको तीनों कोड जो है ना उसमें एलिमिनेट करना है। जैसे देखिए ना भाई, हमने कोड में देखिए क्या क्या एलिमिनेट किया, पहला कोड यहाँ है, दूसरा कोड यहाँ पे, तीसरा कोड यहाँ पे। तो किसको किसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो जो आपको मिले वो एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए डबल पी यहाँ है, डबल पी यहाँ एलिमिनेट कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए तीसरा कॉलम डबल आर इसमें है, डबल आर इसमें है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। केवल एक ही बच रहा है तो स्कूटर का कोड क्या हो जाएगा, डबल एस हो जाएगा, सिंपल सा। तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित कुड़ भाषा में मिल्क को 5642 के रूप में लिखा जाता है और लाइक को 8425 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में ई के लिए कूट क्या है बताइए। जैसे मिल्क है, मिल्क में 4 अक्षर है, 4 अलग अलग कोड भी दिया गया है, तो 5642 इधर है और लाइक का कोड क्या है भाई, LIKE। लाइक में 4 अक्षर है तो 4 अलग अलग कोड दिया गया 8425। तो पूछा किसका, ई का पूछा है। तो सबसे पहले हम ई को कॉमन चेक करेंगे। तो देखिए मिल्क में तो भाई ई है नहीं, केवल लाइक में ई है, इसका मतलब जो हमारा आंसर मिलेगा इस लाइक में मिलेगा। हमने आपको बताया है कि जो हमसे पूछा है जिसमें रहेगा वही में हमारा आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम तो कॉमन चेक करते हैं। जब हमने ई को कॉमन चेक किया तो देखिए मिल्क में ई नहीं है, केवल लाइक में है, इसका मतलब हमारा आंसर इसी लाइक मिलेगा। जब हमारा दूसरा मेथड कौन सा लगता है, एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड को हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए मिल्क में 5 है और लाइक में 5 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 4 देखिए मिल्क में है और लाइक में 4 है तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए 2 आपका मिल्क में है और लाइक में भी 2 है, यानी 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब लाइक में केवल 1 नंबर बच रहा है, 8 बच रहा है, तो यही ई का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त मेरे, तो ऐसे सवाल हल होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी यहाँ पे समीकरण दिया है तो हमें यह 30 बराबर 30 आंसर लाना है, यानी LHS बराबर RHS करना है, वो भी ऑप्शन का सहारा लेकर। यानी सबसे पहले हम ऑप्शन ए को उठा रहे हैं, 11 और 6 को इस समीकरण में बदलेंगे। जहाँ जहाँ 11 रहेगा वहाँ 6 रखेंगे, जहाँ जहाँ 6 रहेगा वहाँ पर 11 रख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक ब्रैकेट में 8/2 है, तो इस ब्रैकेट के यदि हम सिंपली हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में, यानी 4 गुणे 11। भाई 11 नहीं, हम 6 लिखेंगे ना भाई, क्योंकि पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, तो यहाँ पे 11 की जगह हम 6 रख देंगे। भाई आप सोच रहे हो सर 4 कहाँ से आ गया, तो भाई इस ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे 2/8 तो कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। 2 का भाग जब 8 में देते तो 4 आता है, तो 4 हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 11 है तो 11 के 6 लिखना है हमें। फिर देखिए -9, 11, 3 प्लस, अब देखिए प्लस है तो यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में 17/51 है, यानी 17 का भाग हम 51 देंगे 3 बार में, 17 तो 51। फिर उसके बाद ये भी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय देखिए यहाँ पे 6 है तो इसकी जगह हम 11 कर देंगे। तो हमें यही 30 आंसर लाना है ना, 30 आंसर लाना है। तो इसमें हम बॉर्ड में स्क्रीन लगा सकते हैं। देखिए 4 छंग 24 माइनस 9 3 27 प्लस 11 3 33, 11 3 33 बराबर 30। अब देखिए ये प्लस 30 और ये प्लस 24 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, है ना। 57 में से 27 को आप जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। यानी पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा 30 बराबर 30 आंसर आ गया। यानी 11 और 6 को बदलने से इस समीकरण में हमारा आंसर LHS बराबर RHS आ चुका है। तो बताइए किसी प्रकार का डाउट, यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलना नहीं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ब्लू का कोड 5193 है, कैप्स का कोड 3246 है, तो बी का कोड सबसे पहले हमसे बी पूछा तो हम कॉमन चेक करेंगे। देखिए ब्लू में बी है और कैप्स में बी है, इसका मतलब दोस्त मेरे बी तो हमें कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि जो कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा।
5193 में कौन सा नंबर कोड है? 5193 3246। भाई कोई नंबर कॉमन नहीं, 3 है। देखिए 5193 इसमें 3 है और 3246 में पहला ही अंक 3 है, यानी बी का कोड क्या होएगा? 3 हो जाएगा। कॉमन मिल गया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कॉमन मिल गया, यानी 49 का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए साथी, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? MSN LRM KQL JPK क्वेश्चन मार्क। तो साथ ही हमने आपको बताया जब भी इस तरह का अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले सभी का पहला अक्षर उठाइए। जैसे कि MSN का पहला अक्षर यम उठाइए, LRM का पहला अक्षर यल उठाइए, KQL का पहला अक्षर के उठाइए, JPK का पहला अक्षर जे उठाइए। उसके बाद इनका कोड कर देंगे, यम 13 यल 12 के 11 जे 10। तो देखिए घट रहा है, 13 12 11 10 यानी 9 हो जाएगा। हमें तो भाई नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। तो 9 पे कौन अक्षर आता है? आई आता है, यानी हमारा आंसर मिलेगा आई से। या तो पहला ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी जे से स्टार्ट किया है, ऑप्शन डी भी जे से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा आंसर आई से मिल रहा है। या तो ऑप्शन ए हो जाएगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरे को चेक कर लेते हैं भाई। MSN का सेकेंड अक्षर यस चेक करते हैं, LRM का सेकेंड अक्षर आर चेक कर लेते हैं, KQL का सेकेंड अक्षर क्यू चेक कर लेते हैं और JPK का सेकेंड अक्षर पी चेक कर लेते हैं। देखिए यस होता है 19, आर होता है 18, क्यू होता है 17 और पी होता है 16। तो ये भी घट रहा है, 19 से 18, 18 से 17, 17 16, 16 से 15 हो जाएगा। तो 15 पे ओ होता है, तो IO हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन, तो 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो यहाँ तो भाई SI/CI के लगभग 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो प्रिंसिपल की जगह सबसे अधिक नंबर लिख दीजिए 2500, रेट की जगह 3% रख दीजिए और टाइम की जगह 4 वर्ष रख दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 चौका 12, 12 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 3 का गुणा 4 में 12, 12 गुणे 25, 12 पंजे 60, 0 6, 12 दूना 24 36 यानी 300 आ जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर बी हो जाएगा। 300 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। किसी वस्तु पर 12% और 18% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए एकल समतुल्य मूल्य वृद्धि कितनी है? बताइए। जब साथी 2% दे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? A + B + A × B अपान में 100। तो यहाँ से 12 + 18 प्लस 12 गुणे 18 बटे में 100, ये फॉर्मूला यूज इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं भाई, A + B + A × B बटे में 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगा जब भी 2% दिया रहता है। तो क्या करेंगे हम? 12 + 18 प्लस 12 गुणे 18 अपान में 100। तो इन दोनों कॉल करिए, 12 18 30 प्लस, अब इन दोनों कॉल करिए, 12 गुणे 18 कितना होगा? 12 8 96 का 6, 12 8 96 का 6, 9 12 कम 12 9 21 यानी 216 बटे 100। अब 100 का भाग 216 में कराएंगे, कितना आएगा आपका दोस्त मेरे? 2 आपका समथिंग 6 आएगा। तो यहाँ से 32.6 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त मेरे? 2.16 आएगा। जब आप भाई याद रखिए, जब इस तरह के फार्मूला आएंगे ना, A + B अलग कर लेंगे और 12 गुणे 18 यानी A × B अपान में 100 ये अलग करके हल करेंगे तब आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 12 और 18 को हमने जोड़ा 30 और 12 गुणे 18 किया तो कितना है? 216 बटे 100। 100 का भाग जब 216 में कराएंगे तो 2.16 आएगा। तो 2.16 और प्लस 30 कितना होगा? 32.16 हो जाएगा। तभी तो हमारा सी आंसर हो रहा है। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। तो साथी देखिए इस तरह का एक सवाल पूछा गया था आज के पेपर में। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जैसे यदि P जो है वो Q के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Q 8 है
और Q 8 होने पर P 7 है, तो Q बराबर 21 होने पर Q का मान ज्ञात करिए। चलिए बताइए, जैसा आप जानते हैं कि P बराबर KQ होता है, ये फॉर्मूला होता है ना दोस्त। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है कि जहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है, कि जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब आप करेंगे तो P बराबर 7/8 क्यों हो जाएगा, तो 60/8 इंटू 21 हो जाएगा। जब इस तरह आप हल करेंगे तो आपका आंसर समथिंग कितना आएगा भाई, 24 दशमलव आपका समथिंग आएगा, 24.5 आंसर आए। तो इस तरह का एक सवाल है, तो भाई जल्दी लिए हमने इस सवाल को हमने बनाया है, तो हल करेगा अपने से भाई इस सवाल को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा था, 8, 12, 18, 24 और 36 का लसप ज्ञात करिए। कितना आएगा, 8, 12, 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई एलसीएम तो निकालने आता होगा आपको ना, लसपा तो निकालने आता होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप कैसे निकालते हैं, 8, 12, 18, 24, 36। तो साथ ही सबसे पहले कौन संख्या उठा लेंगे आप लोग, सबसे बड़ी संख्या उठा करते हैं, देखा जाए आता है कि नहीं। जैसे हम 12 को उठाते हैं, 8, 12 कम 12, 18, 12 दूना 24, 12 23 36। अब साथ ही 2 को उठाइए, देखिए 2 चौका 8, 2 कम 2, 2 9 18, 2 कम 2 3। अब फिर अभी 2 देखिए, 4 को उठा लेते हैं डायरेक्ट, 4 एक बार में कट जाएगा, फिर 1 यहाँ से, 9 यहाँ से 1, फिर 3, देखिए 3, 1 1 3 3 9 1 1 3 एक बार में। अब कितना आएगा, गुणा करिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 72 तिया 72 गुणे 3 गुणे 4 कितना आएगा भाई। जब इसका लसपा आप निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, तो याद रखिए केवल 72 आएगा। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। रोहित ने एक जैकेट को ₹7,930 में बेचकर 22% का लाभ कमाया। जैकेट का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस बराबर एसपी अपान में प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 कर सकते हैं कि नहीं भाई, कर सकते हैं। तो कास्ट प्राइस बराबर रोहित ने एक जैकेट को 7,930 में बेचा और उसे 22% का लाभ हुआ, यानी 100 से 22% का लाभ हुआ, यानी 122 का हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100। हल कर दिए, आंसर आया, कितना आंसर आएगा, समथिंग आपका 6500 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तरीका आप जरूर सीखिएगा मेरे दोस्त, तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था, बताइए। बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, किसे दिया गया बताइए, बानो मुश्ताक को दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि साथ ही आपसे 2023 का पूछेगा तो याद रखिएगा 2023 में जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था वो जारिया गोस्पोडिनो को दिया गया था। और मान लीजिए एसएससी अपना काम पुराना करंट अफेयर पूछेगा तो 2024 का भी पूछ सकता है, कि पूछेगा कि बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2024 साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, जेनी एपर्नबेक को दिया गया था, जेनी एपर्नबेक को दिया गया 2024 वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से खो खो विश्व कप स्वच्छ भारत अभियान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। खो खो विश्व कप स्वच्छ भारत अभियान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो सलमान खान बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में किस राज्य के उद्यान में गोल्डन टाइगर देखे गए थे। भाई इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए हाल ही में किस राज्य के उद्यान में गोल्डन टाइगर देखे गए थे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को कंट्रोल करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथियों ये 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 8 शिफ्टों के आधारित पर। तो उम्मीद करूंगा आपने इन 60 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करे होंगे और उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। भाई सवाल का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आ रहे, सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे जा रहे हैं, बहुत ही स्मूथली पेपर हो रहा है। कल आज भाई शायद कल वाराणसी के सिंधोरा में एक जगह पेपर कैंसिल हुआ है, देखने को मिला था, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। ओके मेरे दोस्त, यदि किसी प्रकार का आपको डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।